सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो 80 से क्वेश्चन हो चुके थे, 81 से करते हैं स्टार्ट। ये लिया हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बट इसमें डेट मेंशन है कि कब का ये एग्ज़ाम पेपर लिया गया है। सो एक फ्रेंड ने सेंड किया था कि मैम इसकी भी आप जो है प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो 81 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अंकित ड्रॉ ए बिल ऑन भावना फॉर 60,000। अंकित इंडोर्स it is Charu in settlement of 70,000 at a discount of 2% and the balance in cash. If the bill is dishonored on the due date, by what amount will Charu debit Ankit? तो कितना जो है क्या हो गया है, अंकित ने एक ड्रॉ किया था बिल किसके ऊपर? भावना के ऊपर। कितने रुपए का? 60,000 का। ठीक है, अब अंकित ने जो उस बिल को इंडोर्स कर दिया है, किसको इंडोर्स कर दिया गया है? चारू को इंडोर्स कर दिया गया है फुल सेटलमेंट के लिए 70,000 की, और 2% क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया। एंड द बैलेंस इन द कैश, और जो बैलेंस था वो कैश में कर दिया। इफ़ द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बाय व्हाट अमाउंट विल चारू डेबिट अंकित? तो देखो, जब उन्होंने 60,000 का जो बिल है वो इंडोर्स किया, तो उस टाइम पे उन्होंने 2% किसका? 70,000 का क्या भी लिया था? डिस्काउंट भी लिया था। तो अब जो है वो डिस्काउंट भी इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि उसको भी ये वापस लेगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया था इन्होंने 70,000 पे 2% का कितना हो गया? 40,100। तो 61,400 इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि अब जो है डिसऑनर्ड हो गया है बिल डिसऑनर्ड हो गया है ड्यू डेट पे। तो अब जो है चारू डेबिट अंकित। ठीक है, अंकित को दोबारा से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तब उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। तो अब दोबारा से इसको डेबिट कर देंगे 61,400 से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉब कॉस्टिंग इज क्या होती है? हाईली रिपीटेटिव applied when the material and labor cost can be identified by order number, not applied in plants making specialized industrial equipment, applied where at different site large scale contract are carried out। देखो, जॉब कोस्टिंग से आप एक एग्जांपल लेके चला करो कि जैसे हम कोई कार्ड वगैरह छपवाते हैं, शादी का कोई कार्ड छपवाते हैं, तो उसको ऑर्डर नंबर से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई 500 ऑर्डर आए हैं, 400 ऑर्डर आए हैं, ये ऑर्डर नंबर ये है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉब कोस्टिंग बोलते हैं। तो अप्लाइड व्हेन द मटेरियल एंड लेबर, दोनों ही मटेरियल और लेबर दोनों को की ही कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? ऑर्डर नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉब कोस्टिंग बोलते हैं। के बाद है विच वन इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एज ए होल, to provide information about the unit cost and profit loss of different product line, to record the value of plant and machinery, to provide information about economic resource and obligation of a business। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन देना कि कितनी हमारी यूनिट की कॉस्ट है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन पे हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से हम फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअली में प्रॉफिट और लॉस कितना है। यही जो मेन फंक्शन है ये किसका होता है? आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें हमें क्या निकालना था? इसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और एक दो आइटम एक्स्ट्रा भी दे दी जाती ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट्स जब बनाते हो तो उसको आप यूज़ कीजिएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक इस साइड आता है। ठीक है, डेबिट साइड, फिर परचेज भी डेबिट साइड, वेजेस भी डेबिट साइड। तो इन डेबिट साइड वाले आइटम्स को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, और क्लोजिंग साइड किस साइड आता है ट्रेडिंग के?
क्रेडिट साइड आता है। इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कि हमारी कॉस्ट लगी है गुड्स को बनाने में, वो आ जाएगी। तो कितनी आएगी, 37,000, अब 90,000 है तो 90,000 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना बच गया भाई, 5,000 इसमें से एक्स्ट्रा लेस करना होगा। तो 32 ये हो गया, 48 हो ये हो गया, तो कितना हो गया, 350 हो गया। सो 3,50,000 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी जो गुड सोल्ड की कॉस्ट है वो निकालते टाइम इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, सॉरी एक मिनट, मैच्योरिटी इन ए पीरियड ऑफ ए लेस देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, और किसके लिए इशू करती है, जब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर देती है, ट्रेजरी बिल इशू कर देती है ताकि उनकी जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है वो क्या की जा सके, कंप्लीट की जा सके। तो जिस तरह से कंपनी कमर्शियल बिल इशू करती है, ठीक है, उसी तरह से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या इशू करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है। उसके बाद है 86 क्वेश्चन, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरिंग कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, अगर हम गाय को पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, मछली पालते हैं, मतलब कुछ भी अगर हम पालते हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आ जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमारी कौन सी आती हैं, जो सर्विस वगैरह हैं वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हमारी क्या आती हैं, जब हम कोयला वगैरह जो नीचे से खानों से जो चीज़ें निकलती हैं ना, वो हमारे किस में आ जाती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हमारी क्या आती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मेटल जाता है, जैसे शुगर आ गई तो वो हमारी किस में आ गई, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आ गई। तो किसी भी टाइप का जो एग्जांपल है वो आपसे पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को ज़रूर में ध्यान रखिएगा। और जो हमारी हम खेती करते हैं, जो फार्मिंग है, वो भी हमारी किस में आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एप्लीकेबल है। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा, लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो सबोर्गेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार समर्पण। यानी कि अगर किसी चीज़ को नुकसान हो जाता है और उसकी नुकसान की भरपाई की जाती है, तो वो जो चीज़ है, जैसे मान लो बाइक है या आपकी कार है, अगर उसका इंश्योरेंस है और उसको आपको पूरा क्लेम मिल जाता है, तो जो भी मैटेरियल है उसका वो किसको देना पड़ता है, बीमा कंपनी को देना पड़ता है। इंडिनिमिटी का क्या मतलब होता है कि जो क्षतिपूर्ति हुई है, जितनी रुपए की आपको, आपकी बाइक को या कार को जितने रुपए की आपका नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर आपने 2 जगह से बीमा करवा रखा होता है, तो मान लो आपको 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो जैसे आपने एक जगह से 2 लाख का करवा रखा है, एक जगह से 3 लाख का, तो जो क्षतिपूर्ति होगी वो 2 और 3 की रेशो में ही आपकी कंप्लीट की जाएगी। यानी कि एक कंपनी 20,000 देगी, एक कंपनी 30,000 देगी। लेकिन जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस है उसमें आपके ये कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ना तो ऐसा है कि अगर डेथ हो जाती है या फिर बीमारी का अगर आपने करवा रखा है, हेल्थ का आपने करवा रखा है, तो आपको अपने आप को सौंपना पड़ेगा। ना ही ऐसा होता है कि आपने अगर 2 जगह से करवा रखा तो दोनों जगह से आपको यहाँ पे इस केस में कितने कितने मिलेंगे, 50,000 रुपये दोनों केस से मिलेंगे। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पॉलिसी ले रखी है। ठीक है।
और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि हम ये जंक्शन लगा सके कि आपको इस बीमारी से या आपके मरने से इतने का नुकसान हुआ है, जी नहीं, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। तो इसके ऊपर कौन सा जो प्रिंसिपल है इम्प्लीमेंट होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जितने का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, ऐसा नहीं है कि आपके मरने के बाद ही मिलेगा। आपने जिस तरह की पॉलिसी ले रखी है तो आपके होने के बाद भी और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट के लिए भी करवा लेते हैं। दो कंपनी से करवाओगे तो आपको दोनों ही क्या देंगी, क्लेम देंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको काफ़ी अच्छे से हमने वीडियो में समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हो। Meena draw a bill on Parveen on August 29, 2018 for 1 month. The due date of the bill will be, देखो 1 मंथ के लिए लिखा है इन्होंने, तो 29 अगस्त को है। 1 मंथ कितना हो जाएगा आपका, 29 अक्टूबर हो जाएगा। और 29 अक्टूबर में जब हम 3 डे जो हमें ग्रेस पीरियड मिलते हैं वो ऐड करते हैं तो 2 अक्टूबर बनता है। और सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से हॉलीडे होता है। तो अगर कोई भी गस्टेड हॉलीडे है जिसके बारे में हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन है, तो उससे पहले वाला दिन क्या माना जाता है, ड्यू डेट मानी जाती है। तो इसकी ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, 1 अक्टूबर मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई छुट्टी वैसे हो जाती है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, तो उससे नेक्स्ट डे की क्या मानी जाती है, डेट मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89। बिल एंडोर्स्ड ए बिल फॉर 10,000 इन फेवर ऑफ चिंकी। चिंकी के फेवर में एक बिल इंडोर्स किया गया। दिस बिल वाज ड्रॉन ऑन बिजेंदर। ये बिल किसने लिखा था, बिजेंदर पर लिखा गया था। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय बिजेंदर। लेकिन वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ऑन द ड्यू डेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय बिजेंदर इन हिज बुक्स। तो ये पूछा गया है कि उसकी बुक्स में, किसकी में, बिजेंदर की बुक्स में किसको डेबिट किया जाएगा। तो देखो, जब उस टाइम पे इन्होंने बिल लिखा तो उस टाइम पे क्या एंट्री की होगी, बिल्स, सॉरी, अनिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ठीक है, अनिल के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये बिल क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो बिल्स पेएबल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। किसके अकाउंट में करेंगे इसको, बिजेंदर की बुक में करेंगे। ठीक है, तो बिल्स पेएबल हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया है कि बिजेंदर की बुक में हमने डेबिट क्या किया है। तो डेबिट क्या किया है, बिल्स पेएबल अकाउंट किया है। और क्रेडिट क्या किया है, चिंकी अकाउंट किया है, क्योंकि चिंकी की ही लिए हमने क्या लिखा था, बुक लिखा था, वो सॉरी बिल लिखा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर 2017 एंड 18 द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी 7 लाख आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। तो 7 लाख का जो है प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर, ठीक है, इन सब ट्रांजैक्शंस के बाद हमें निकालना क्या है, नेट इनफ्लो फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेट प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा हमारा जो भी प्रॉफिट है जो हमने ऐड किया होगा उसको लेस कर देंगे, जो लेस किया होगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो, गेन ऑफ नॉन सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो गेन है ये हमने उस टाइम पे ऐड किया होगा, तो अब इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी हमने क्या किया होगा, प्रीमियम दिया है रिडम्पशन के टाइम प्रेफरेंस शेयर पर, तो ये हमने क्या किया होगा, माइनस किया होगा हमारे प्रॉफिट में से, क्योंकि घटा था प्रॉफिट रिडम्पशन के टाइम पे जो हम प्रीमियम दिया, तो ये हमारे लिए क्या था, लॉस था। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन है, ये भी हमने क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
पेटेंट राइट ऑफ किए थे, तो ये भी हमने क्या किए थे, माइनस किए थे, तो अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लॉस था तो हमने क्या किया होगा, प्रॉफिट से माइनस किया होगा, तो अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है। ठीक है, और इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इनका इफेक्ट भी क्या हुआ है, हमारे प्रॉफिट के ऊपर है, उसको हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो 7 लाख रुपीज़ में से जब हम 432,799 में से 8, तो 8,15,000 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 15,50,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो पूछा गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, तो इतना इनफ्लो हुआ है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। बाकी जो नॉन ऑपरेटिंग था वो हमने क्या कर दिया, उसका इफेक्ट ख़त्म कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मशीन वाज परचेज्ड ऑन अप्रैल 1st 2017 वाज रेट 10 lakh and the October 1st 2070 a new machine was added for 4 lakh. Calculate the balance of machine account as on March 31st if depreciate is charged 20% per annum on diminishing balance methods. तो इस पर हमें क्या निकालना था, इस पर हमें निकालना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कि कितना डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद हमारा जो अमाउंट है वो मशीन अकाउंट का कितना बनेगा। तो देखो 1 अप्रैल 2017 और निकालना है मार्च 2018, इट मीन्स इसके ऊपर कितने का लगेगा, 1 ईयर का लगेगा, और 20% है, तो 20% के हिसाब से 1 ईयर का हमारा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे 10 लाख है, 10 लाख का 20% पर एनम, ठीक है, कितना हो जाएगा एक साल का आपका, 2 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, डेप्रिसिएशन किससे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, लेकिन एक ही साल का दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ और डेट मेंशन होती तो ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत आती। ठीक है, क्योंकि अगर 2016 होती तो पहले 2017 पे कितना लगा, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो 10 लाख का हमारा कितना आ गया, 20% के हिसाब से हमारा आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख आ गया। उसके बाद जो हमारा बच गया, मशीन, एक मशीन और परचेज की गई 1 अक्टूबर 2017 को, कितने रुपए की परचेज की गई है, 4 लाख की परचेज की गई है। तो देखो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारा कितने दिन बनते हैं, इसका जो पीरियड बनता है वो हमारा बनता है 6 मंथ। ठीक है, तो अब जो 4 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने रुपए मंथ का लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 4 लाख रुपए पे 6 मंथ का अगर हम लगाते हैं 20% के हिसाब से, क्योंकि जो 20% है ये पर एनम है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 10%। 4 लाख रुपीज़ पर कितना हो गया, 40,000 रुपये। तो अगर आप निकालोगे तो 6 मंथ का कितना लगेगा, 40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये हमारे किसके हो गए, डेप्रिसिएशन के हो गए। और टोटल जो मशीनरी का अमाउंट है, एक मिनट, हमारी जो मशीनरी का जो अमाउंट है वो टोटल कितना है, 14 लाख रुपए है। 14 लाख रुपए की मशीनरी है और 2 लाख डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे लग गया और 40,000 रुपये किस पे लग गया, सेकंड मशीनरी पे लग गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 2,40,000 रुपये। तो अगर 14 लाख में से 2,40,000 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11,60,000 रुपये हमारी मशीनरी की अब जो है कॉस्ट बची हुई है। कब, 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जरूर ध्यान में रखा करो, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। विच वन इज ट्रू, इसमें ट्रू पूछा गया है, कईयों में फॉल्स पूछा जाता है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखा करो। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी हैज द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइज मैसेज। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी हमारे जो है क्या क्रिएट करती है, एडवर्टाइज मैसेज। Advertisement strategy is not concerned with selective advertised media. Marketing mix does not consider price. Market means the place where goods and service are sold and rendered.
तो सबसे पहले हमें क्या चूज करना होता है, अपना बेस्ट चूज करना होता है, क्योंकि कईयों में क्या लगता है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन हमें सब में से बेस्ट चूज करना है, बेस्ट की चॉइस करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट, देखो मार्केट वह स्थान है जहां वस्तु और सेवाओं को बेचा जाता है, वह प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट के लिए कोई भी प्लेस होना ज़रूरी नहीं है, इसको हम 100% राइट नहीं कह सकते, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है मार्केटिंग मिक्स डज नॉट कंसीडर प्राइस, सॉरी, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट कंसीडर प्राइस, जी नहीं, ये 4 P's को लेके चलता है, ठीक है। प्राइज इसके अंदर, मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्राइज भी होता है, प्राइज, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। ये चारों के चारों इसके अंदर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज नॉट कंसर्न विद सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी के अंदर एडवर्टाइजमेंट मीडिया को सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसको तो शामिल किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी हैज़ द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइज मैसेज, कि एडवर्टाइजमेंट जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हमें इसका जो मेन मकसद होता है वही क्या होता है भाई, एडवर्टाइजमेंट मैसेज को क्रिएट करना, कि किस तरह से क्या कुछ आपको सेंड करना है। वो एलिमेंट किसका होता है, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी का एलिमेंट या कंपोनेंट आप कह सकते हो। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन द कंट्री, जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर आएगा आपका 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को हमारा क्या लगा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है विच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है? रेंट, लाइटिंग एंड सुपरविजन कॉस्ट आर कॉमन कॉस्ट, रेंट, लाइट और सुपरविजन कॉस्ट क्या है, कॉमन कॉस्ट है। ज्वाइंट कॉस्ट कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट ओनली बाय अडोप्टेड ए बेसिक्स ऑफ अब्सॉर्बमेंट, इट मीन्स संयुक्त लागतों को परिभाजित यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बिल्कुल गलत है। क्योंकि संयुक्त लागतें हैं, अगर ज्वाइंट कॉस्ट है तो अलग अलग किसके लिए इसको क्या किया जाएगा, अप्रोक्सीमेट किया जाएगा। उसके बाद है कॉस्ट असर्टेनमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉस्ट सेंटर, लागत निर्धारण में लागत केंद्रों के व्यय का आवंटन और प्रभाजन शामिल नहीं है। तो इसको भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की जो प्राइमरी पैकिंग है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, जी नहीं किया जाता है। क्योंकि जो प्राइमरी पैकिंग है, जो पहली पैकिंग होती है प्रोडक्ट की, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेंट, लाइट एंड सुपरविजन वाला ऑप्शन इसने गिवन है वो बिल्कुल 100% राइट है, वो हमारी क्या होती है, कॉमन कॉस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि ये जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम से इसको रेंट तो हमें देना ही पड़ेगा, लाइटिंग की भी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, सुपरविजन की भी। तो ये हमारी किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी, प्रोडक्शन करेंगे तो ये होगी, ठीक है। ये हमारी कॉमन कॉस्ट होती है और इसीलिए इसको सभी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि भाई ये कॉस्ट तो ऐड होगी ही होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। इट इज़ ए मार्केट वेयर लो रिस्क, बहुत ही कम रिस्क होता है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेड एवरी डे, दिस मार्केट इज नोन एज। तो देखो
लो रिस्क होएगा, अनसिक्योर्ड होती हैं, लेकिन किसको इशू करती हैं? शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को। शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इशू करती हैं तो वो हमारी कौन सी मार्केट होती हैं? वो हमारी मनी मार्केट होती हैं। मनी मार्केट में ही क्या किया जाता है? शॉर्ट टर्म की इशू किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या किया जाता है? जहां पर हम क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट टाइम सेल किया जाता है, सेकेंडरी टाइम मार्केट में इन्हीं को जब दूसरी बार सेल किया जाता है, यानी कि जो पुरानी मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट में भी हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें कुछ चाहिए, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया था कैपिटल अगर नाम आ गया तो वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? मनी मार्केट हो जाएगा। क्योंकि मनी मार्केट से अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर जो रिस्क है वो लो होता है, हाईली लिक्विड होती है। हाईली लिक्विड क्यों होती है? किसी भी टाइम हम उनको वापस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो जो हमने ट्रेजरी बिल किया था वो भी हमारा किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या कर देती है? उसको इशू कर देती है। उसी तरह जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो कमर्शियल बिल को इशू कर देती है। वो भी हमारा किसका पार्ट है? मनी मार्केट का ही पार्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो इनमें से कौन सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है? तो देखो ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इनके जब आप नाम पढ़ोगे ना, ऑप्शन पढ़ोगे, तो आपको अपने आप ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल एंड डिस्क्रिमिनेशनरी। लेकिन जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं यही इसका राइट आंसर है और यही इसका राइट आंसर गिवन है। सो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट नहीं होता किसका? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये तीनों जुड़े कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई दूर दूर तक रोल नहीं दिख रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हमने पढ़ रखा हो, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हमें आंसर वहीं पे मिल जाता है। तो हमेशा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि कई बार हड़बड़ाहट की वजह से ही कई क्वेश्चन हम भी गलत कर जाते हैं। सही होते होते भी कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और जब सही होते हुए क्वेश्चन गलत होते ना तो बड़ा दुख होता है। गलत है वो नहीं आता, वो गलत हो मानते हैं, लेकिन जो सही है और अच्छे से आता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर वैसे ही हड़बड़ाहट की वजह से हम क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं, तो बड़ा दुख आता है। और उसको हमारे मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। ठीक है। ए डिसीजन ऑफ इशू टू इशू न्यू डिबेंचर, हमने क्या किया है? न्यू इशू डिबेंचर्स इशू करने का डिसीजन लिया है। तो ये डिसीजन हमारा किससे रिलेटेड रिगार्डिंग होता है इनमें से? तो देखो जब हम नए डिबेंचर या नए शेयर्स इशू करने का डिसीजन लेते हैं तो ये हमारा कौन से डिसीजन का पार्ट होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट होता है। ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि डिसीजन जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और उसके बाद हमारा थर्ड कौन सा होता है? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। सो ऑपरेटिंग डिसीजन एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा पर्सनैलिटी वाला, जो कि हमने करवाया भी है काफ़ी अच्छे से। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे इसका आंसर दे पाओगे। पर्सनालिटी नेवर चेंज, जी नहीं, पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। ये मैंने बताया भी था कि पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, जैसे ही आपका बिहेव चेंज होगा, जैसे ही आपकी थिंकिंग चेंज होगी, जैसे ही पर्सनैलिटी को भी क्या किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज पर्सनैलिटी को भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी भी क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है।
ठीक है। और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था कि पहले जो थे क्लोजेस्ट पर्सन थे, फिर उसके बाद क्या होने लगे, ओपनेस होने लगे, ये सोचने लगे कि लड़कियों को भी क्या निकाला जाना चाहिए, बाहर निकाला जाना चाहिए, लड़कियों की भी जॉब होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद इसमें सेकंड वही दिया हुआ है, ओपनेस टू एक्सपीरियंस इन ए पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स समवन इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। यानी कि अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहना व्यक्तित्व का वह आयाम है जो व्यक्ति की कल्पना, संवेदना और जिज्ञासा की विशेषता बतलाता है। तो ये ऑप्शन तो सही ही है। उसके बाद एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें चूज करना है बेस्ट। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ वे इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू अदर बट डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर। जी नहीं, इंटरेक्ट और रिएक्ट दोनों चीज़ों को देखा जाता है। द फिट बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट डज नॉट डिटरमाइन टर्न ओवर। व्यक्तित्व के प्रकार और व्यावसायिक वातावरण के बीच फिट से आवर्त निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये तो समझ से बाहर है, लेकिन जो ऑप्शन सेकंड है वही राइट ऑप्शन लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, विच वन इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा है। ट्रेड क्रेडिट इज ए कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। कि जो ट्रेड क्रेडिट है वो कॉस्ट फ्री सोर्स होता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड क्रेडिट में हमारे क्या आ जाते हैं भाई, क्रेडिटर, डेटर्स, ये आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हम क्या ले रहे हैं, क्रेडिट, उसकी भी क्या होती है, एक अपनी कॉस्ट होती है। अगर हम एकदम से कैश पेमेंट कर देते तो क्या हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही उसकी क्या हो जाती है, कॉस्ट हो जाती है। ट्रेड क्रेडिट इन्वॉल्व इम्प्लिसिट कॉस्ट, बिल्कुल सही बात की गई है। ट्रेड क्रेडिट के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो क्या होती है, जो कि स्पष्ट दिख जाती है आपको। ठीक है, कि इतने रुपए एक्स्ट्रा हमें पेमेंट करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट इतना हमें देना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इसी के अंदर क्या होती है, वो इन्वॉल्व होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट दिया गया है। एक बार थर्ड और फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं। विद द इंक्रीज इन द फर्म परचेज ट्रेड क्रेडिट डिक्रीज इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम। कि अगर सारी चीजें सही रहे तो व्यापारिक फर्म के क्रय में वृद्धि होने से व्यापारिक उधार में भी क्या होती है, कमी होती है। कमी कैसे होएगी, बढ़ेंगे भाई। इंक्रीज इज डेफर्ड इनकम रिड्यूस द फर्म्स लिक्विडिटी। कि अस्थगित आय से वृद्धि होने से फर्म की तरलता में कमी आती है। इंक्रीज इन डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम कौन सी होती है, जिस तरह से डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं डेफर्ड इनकम होती है। डेफर्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिस एक्सपेंसेस को हम कई सालों तक लगातार क्या कर देते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाता है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एक साल ना लग करके उसको क्या करते हैं हम नेक्स्ट ईयर पे थोड़ा सा, नेक्स्ट ईयर पे थोड़ा सा, ताकि एकदम से हमारे लॉस पर क्या ना पड़े, हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट ना पड़े। तो डेफर्ड इनकम अगर रिड्यूस होती है, कम होएगी, तो फर्म की लिक्विडिटी क्या होगी, फर्म की लिक्विडिटी में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अगर डेफर्ड इनकम इंक्रीज होती है तो अपोजिट गिवन है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ट्रेड क्रेडिट में इन्वॉल्व होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद आज की वीडियो का जो है लास्ट एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्योंकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी हॉरिजॉन्टली एनालिसिस किया जाता है कि सेल्स इतनी होनी चाहिए थी, इसका प्राइस इतना होना चाहिए था, इसकी जो पहले थी वो इतनी आई हुई थी। ठीक है, हर एक चीज़ को हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। कितनी परचेज थी, इतनी सेल्स थी, इसका अमाउंट इतना, इस टाइम पे कैश इनफ्लो इतना हुआ, इतना, हर एक चीज़ को क्या करेंगे, कंपैरेटिव करेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो आपको और किसी क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए
कि मैम आप अलग से समझाइएगा या फिर आपकी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, पूरी देखी है, उसके लिए थैंक यू। और अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।